बच्चों, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो पहले जरा हम आपको बता दें कि हम लोगों ने याद करिए फोर्स कॉन्सेप्ट में इतना पढ़ रखा था कि कोई भी ब्लॉक अगर किसी टेबल पे रखा है ऐसे ऐसे, तो याद करो जरा, इस ब्लॉक का इस टेबल के साथ दो तरीके का कांटेक्ट होता था। एक टेंजेंशियल कांटेक्ट जिसे बोलते थे फ्रिक्शन, जो कॉमन सरफेस के अलॉन्ग लगता है। एक होता था नॉर्मल कांटेक्ट, यानी वाई टेबल ऑन ब्लॉक ऐसे फोर्स लगता था, एक नॉर्मल रिएक्शन। इसे बोलते थे हम लोग नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ये होता था नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये होता था नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और एक टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स होता था जिसे फ्रिक्शन कहते थे। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं होता था, तो वाई टेबल ऑन ब्लॉक एक नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगता था, राइट। सिमिलरली जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में पार्शियली या फुली समर्ज करते हैं, तो वाई लिक्विड, देखिए यहां ब्लॉक का सराउंडिंग टेबल है, और अगर हम किसी बॉडी को जो 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसमें वॉल्यूम है, उस बॉडी को अगर हम किसी लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली समर्ज करते हैं, तो बॉडी का सराउंडिंग अब लिक्विड है। तो वाई लिक्विड ऑन बॉडी दो तरीके का फोर्स लग सकता है। एक टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स जिसे बोलते हैं विस्कस फोर्स, लेकिन अभी हम लोग आइडियल फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो आइडियल फ्लूइड में कोई विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। और दूसरा फोर्स वाई लिक्विड ऑन बॉडी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स होगा, जिसे बोलते हैं अपथ्रस्ट या वायंसी फोर्स। अपथ्रस्ट या वायंसी फोर्स। तो कुल मिलाकर के बात देखिए, समझिए, कोई भी बॉडी किसी भी शेप की हो, किसी भी आकार की, चाहे वो कोन हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो सिलेंडर हो, किसी भी शेप की बॉडी को हम जब किसी लिक्विड में पार्शियली या फुली समर्ज करते हैं, तो वाई लिक्विड ऑन बॉडी जो नेट कांटेक्ट फोर्स आता है वो अपवर्ड आता है, और उसे हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट या वायंसी, राइट। और वो वायंसी किसके बराबर होगा, तो ये बताएगा हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो पहले तो मोटा मोटा दिमाग में ये उठाइए कि जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में पार्शियली या फुली समर्ज करेंगे, तो वाई लिक्विड ऑन बॉडी जो नेट फोर्स आएगा वो वर्टिकली अप आएगा, इसीलिए उसे अपथ्रस्ट या वायंसी फोर्स बोलते हैं, राइट। जैसे यहां पर किसी बॉडी को किसी टेबल पे रखते थे, तो वाई टेबल ऑन ब्लॉक फोर्स अप आ रहा है, जिसे बोलते थे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ऐसे जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डुबोते हैं, तो वाई लिक्विड ऑन बॉडी नेट फोर्स अप आएगा, जिसे बोलेंगे अपथ्रस्ट या वायंसी या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, राइट। तो पहले हेडिंग डालिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इसमें एक लाइन लिखिए, लिखें इफ ए बॉडी is submerged, if a body is submerged partially or fully inside the liquid, if a body is submerged partially or fully inside the liquid, then net force applied y liquid on body, then net force applied y liquid on body, नेट फोर्स अप्लाइड वाई लिक्विड ऑन बॉडी, ब्रैकेट में लिख लो अपथ्रस्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिए अपथ्रस्ट, या इसी को बोलते हैं हम लोग वायंसी फोर्स। अपथ्रस्ट या वायंसी फोर्स, अपथ्रस्ट या वायंसी फोर्स, अपथ्रस्ट या वायंसी फोर्स, ब्रैकेट बंद करें, इज इक्वल टू weight of displaced liquid, is equal to weight of displaced liquid, is equal to weight of displaced liquid। तो मतलब समझिए जरा क्या है, कह रहा है जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में पार्शियली या फुली समर्ज करते हैं, तो वाई लिक्विड ऑन बॉडी जो नेट नॉर्मल फोर्स आता है, जिसे बायंसी या अपथ्रस्ट कहते हैं, वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। किसके बराबर? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो जरा समझते हैं इस बात को। मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें हमने किसी बॉडी को मान लो पार्शियली समर्ज कर दिया, ऐसे यहां तक लिक्विड भरा है,
यहां तक, राइट। और ये बॉडी ऐसे हमने पार्शियली समर्ज करा, चाहे पार्शियल मान लो चाहे फुली मान लीजिए। तो पहले हमें जरा वाइंसी समझना है। तो मैं तुमसे कहूं इतना वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है बॉडी का समर्ज्ड, और ये वॉल्यूम है बॉडी का टोटल वॉल्यूम। इस बॉडी का अगर हम डेंसिटी रो बॉडी मान लें, लिक्विड का डेंसिटी रो लिक्विड मान लें, तो हमें पहले निकालना है वाई लिक्विड ऑन बॉडी। जो नेट फोर्स आएगा वो अप आएगा, बॉडी किसी भी आकार की हो, हमेशा वाई लिक्विड ऑन बॉडी जो नेट फोर्स आता है वो अप आता है, जैसे अपथ्रस्ट कहेंगे, और वो बराबर होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। तो देखो जरा, हम इस बॉडी पर वाई लिक्विड ऑन बॉडी फोर्स देखने जा रहे हैं, ध्यान देना। यहां तक ये डूबा हुआ था ऐसे। तो जरा एक बार बताइए, हमें वाई लिक्विड ऑन बॉडी फोर्स दिखाना है, तो बताओ यहां से लिक्विड ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, जैसे जैसे नीचे जा रहे होंगे फोर्स लगातार बढ़ता जा रहा होगा, क्योंकि नीचे जाने पे प्रेशर लगातार बढ़ता चला जाता है। सिमिलरली इधर जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर लगातार बढ़ेगा, तो फोर्स भी लगातार बढ़ता चला जाएगा ऐसे। तो ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स आपस में क्या हो गए, कैंसिल। देखो ये वाले जो फोर्स हैं वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, मैंने कहा था लिक्विड किसी भी सरफेस के जब कांटेक्ट में आता है तो वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। तो ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो गए। बताओ यहां से जो फोर्स आएगा वाई लिक्विड ऑन बॉडी ऐसे आएगा, और यही फोर्स बताओ बनेगा वाइंसी फोर्स। तो बताओ बेटा यहां पर ये जो फोर्स आएगा कितना होगा, तो ये वाइंसी इज इक्वल टू, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये जो फोर्स आएगा यही वाइंसी बनेगा। वाइंसी होगा या अपथ्रस्ट, वाइंसी को ही हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं। बताओ ये क्या लिखा जाएगा, यहां का प्रेशर इनटू एरिया, तो ये प्रेशर बॉटम का, यहां का, तो बॉटम का प्रेशर क्या होगा बताओ, ये कितना डूबा है। तो मान लो ये हाइट x डूबी है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मान लो a है, ठीक है। तो बताओ यहां का जो प्रेशर होगा, यहां से बताओ रो जी एक्स, तो आप कहोगे रो जी एक्स, रो लिक्विड का जी एक्स इंटू एरिया, तो a इंटू एक्स। बताओ a इंटू एक्स वो वॉल्यूम हो गया जो समर्ज्ड वॉल्यूम है, तो हम बोलेंगे बाइंसी इज इक्वल टू डेंसिटी लिक्विड a इंटू एक्स, वॉल्यूम डूबा हुआ सबमर्ज्ड वॉल्यूम, इंटू जी। तो देखो वाइंसी को लिखने का जो तरीका है, बॉडी किसी भी आकार की हो, किसी भी शेप की हो, 3 डायमेंशनल बॉडी होना चाहिए, तो डेंसिटी लिक्विड का वॉल्यूम डूबा हुआ इंटू जी, ये बनेगा हमारा वाइंसी। और वाइंसी फोर्स हमेशा ऐसे लगेगा अपवर्ड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब जरा समझो, मैंने बोला आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या क्या। अच्छा किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा है कि सर आपने पीएटीएम क्यों नहीं लिया। मैंने पीएटीएम लिया है, जरा देखो यहां से फोर्स अगर हम मानते पीएटीएम इंटू एरिया, तो यहां होता पीएटीएम प्लस रो जी एच इंटू एरिया, तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स करते तो पीएटीएम कट जाता। बोलो भाई, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मैं इस पर यहां तक बॉडी डूबी थी ऐसे ऐसे, अगर तुम पीएटीएम भी कंसीडर कर लोगे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से जो फोर्स आएगा ऐसे आएगा। इसे नाम दूंगा मैं F1 फोर्स, और ये बनेगा पीएटीएम इंटू एरिया। और ये बताओ डूबा हुआ है मान लो x, तो यहां से जो फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, और ये फोर्स हो जाएगा F2 बराबर पीएटीएम प्लस रो जी एक्स, और ये रो लिक्विड का इंटू एरिया। तो बताओ नेट नॉर्मल फोर्स, ये वाला फोर्स बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो हम बोलेंगे F2 माइनस F1, यही बताओ F अप आ रहा है, इसी का नाम है वाइंसी। F2 माइनस F1 ही हमारा वाइंसी बनेगा, थ्रस्ट बनेगा। तो इसमें से जरा इसे सब्ट्रैक्ट करो बताओ बेटा, तो F वाइंसी या F थ्रस्ट की वैल्यू रो लिक्विड G इंटू ए एक्स, तो ये बनेगा डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम समर्ज्ड इंटू जी, ये हमारा बनकर के आएगा वाइंसी फोर्स। तो देखो मैं अब आगे जब कैलकुलेशन करूंगा तो एटमॉस्फेयर को
यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो एटमॉस्फेयर दोनों तरफ से कैंसिल होने वाला है। तो अगर मैं डायरेक्ट मुझे वाइंसी लिखना है तो अपथ्रस्ट होगा डेंसिटी लिक्विड का वॉल्यूम, कौन सा, पूरा वॉल्यूम की डूबा हुआ इनटू जी, ये बनेगा हमारा अपथ्रस्ट। यानी हमें किसी भी बॉडी पर अगर वाइंसी लिखना है तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम समर्ज्ड इनटू जी। अब देखो इसको जरा, इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो वाइंसी आता है, जो वाई लिक्विड ऑन बॉडी, नेट नॉर्मल फोर्स आता है ऊपर की तरफ, वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। तो देखो भाई, डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम समर, जरा बताना, ये वॉल्यूम जितना ये डूबा है क्या उतना ही यहां से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है? तो देखो जब हम इस बॉडी को ऐसे डुबो रहे होंगे तो इतना वॉल्यूम लिक्विड का इधर उधर डिस्प्लेस हुआ होगा। तो जो वॉल्यूम समर्ज्ड है वही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस्ड है इनटू जी। तो डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम लिक्विड का जो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ जब बॉडी को डुबोया गया, इनटू जी। तो बताओ भाई, ये बायंसी का एक्सप्रेशन, डेंसिटी लिक्विड, ये वॉल्यूम लिक्विड का, तो ये बन गया मास लिक्विड। लेकिन कौन सा मास लिक्विड का? जो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ। तो ये बन गया मास ऑफ लिक्विड जो कि डिस्प्लेस्ड है इनटू जी। तो बताओ मास इनटू जी, ये बन गया वेट। लेकिन ये वेट उस लिक्विड का जो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, तो दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो ये बनेगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। नोट करिए। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है, हम किसी भी बॉडी को किसी लिक्विड में जब फुली या पार्शियली समर्ज करते हैं तो वाई लिक्विड ऑन बॉडी जो नेट नॉर्मल फोर्स आता है जिसे वाइंसी कहते हैं, वो वाइंसी ऑफ थ्रस्ट वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। वो मैंने देखो यहाँ प्रूव करा है। लेकिन ये ध्यान रखना, वाइंसी को अगर लिखना है तो आप हमेशा लिखिए डेंसिटी लिक्विड का वॉल्यूम बॉडी का जो डूबा हुआ है इनटू जी, ये होगा वाइंसी। नोट करिए। और ये रिजल्ट हर टाइप की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। हमने भले ये रिजल्ट एक सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए करा है, हमने रिजल्ट भले ही सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए करा है, लेकिन दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडीज, एनी शेप ऑफ बॉडीज। नोट करें। आगे बढ़ा जाए बेटा। आप देखिए जरा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे देखते हैं। जरा ध्यान दें, कोई भी शेप की बॉडी हो, मैं तुमसे ऐसे कहूं कि मान लीजिए ये लिक्विड है, इसमें हमने किसी कोन को, ये कोन है, और इस कोन को हमने पूरी तरीके से डुबो रखा है ऐसे, पूरी तरीके से डुबो रखा है, ये आर और इसकी हाइट है एच, और ये जो कोन है ये लिक्विड में ऐसे पूरी तरीके से डूबा है, फुली समर्ज्ड ऐसे, ठीक है, ऐसे फुली समर्ज्ड किया गया है, या पूरे में लिक्विड में ये डूबा हुआ है। हमारा सवाल है, सवाल लिखें, फाइंड फोर्स अप्लाइड, फाइंड फोर्स अप्लाइड, फाइंड फोर्स अप्लाइड
y liquid on side surface of cone, on side surface of cone। हमको बताना है इस कोन की ये जो स्लैंट सरफेस है, ये स्लैंट सरफेस, इस साइड सरफेस पर हमें फोर्स बताना है, राइट। तो पहले अच्छे से समझ लीजिए, हमने अब ये भी क्या सिखाया आपको कि बॉडी किसी भी आकार की हो, उस पर जो वाइंसी लगता है वो डेंसिटी लिक्विड का वॉल्यूम डूबा हुआ इनटू जी, और वो वाइंसी उस बॉडी के पूरे शेप पर लगने वाला नेट अपवर्ड फोर्स होता है, नेट अपवर्ड फोर्स होता है। मतलब समझो जरा, तो ये इसकी जो स्लैंट सरफेस है इस पर फोर्स पता कैसे लग रहा होगा, देखो ऐसे, इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे लग रहा होगा, यहां से भी ऐसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, और यहां से देखो बेटा ऐसे लग रहा होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा होगा। इन सब का रिजल्टेंट जो आएगा, बताओ ये लिक्विड का, ये भी लिक्विड ने लगाया, ये भी लिक्विड ने लगाया, यानी लिक्विड ने इस कोन की सारी सरफेस पर मिलाकर के जो नेट फोर्स लगाया होगा वो अप लगाया होगा, और उसी का नाम है वाइंसी। तो बताओ एफ अप जो है, जिसे हम लोग वाइंसी कह रहे हैं, बताओ उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम डूबा हुआ इनटू जी, और ये अपवर्ड फोर्स है। तो डेंसिटी लिक्विड और बताओ वॉल्यूम डूबा हुआ, क्या बताओ पूरा ही वॉल्यूम डूबा है, यस। तो बताओ रेडियस आर है, हाइट एच है, तो डूबा हुआ वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पूरा वॉल्यूम डूबा है इनटू जी। ये हो गया हमारा अपथ्रस्ट या वाइंसी, डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम डूबा हुआ इनटू जी। ठीक है, अब देखिए जरा, लेकिन मुझे तो ये साइड सरफेस का फोर्स निकालना, तो ध्यान दो, साइड सरफेस और ये बॉटम वाला फोर्स, ये देखो एफ साइड सरफेस का और ये एफ बॉटम वाला, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वाइंसी है, और इन दोनों का रिजल्ट ऊपर की तरफ बचेगा। तो देखो मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं तुमसे कहूं कि जरा इस कोन पर जरा देखिए, जरा साइड सरफेस को समझिए। तो हम यहां पर कोई भी एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऐसे ले लें, तो पता है इस क्रॉस सेक्शन पर साइड सरफेस से जो फोर्स आ रहा हो वो ऐसे आ रहा होगा अंदर, रेडियली इनवर्ड, ऐसे हर तरफ से ऐसे, सामने से भी ऐसे लग रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। तो समझिए इस साइड सरफेस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो बताओ, ये जो फोर्स होगा ये हमारा वो साइड सरफेस का हमने डीए एरिया लिया, इस पर देखना जरा फोर्स कैसे लग रहा होगा, इधर से ऐसे ये वाला फोर्स, और या हम इधर दिखा दें ऐसे, इधर से ऐसे। तो बताओ इनके ये जो कंपोनेंट होंगे रेडियली, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो वर्टिकली डाउन कंपोनेंट होंगे ये दोनों बताओ ऐड हो जाएंगे। यानी इस साइड सरफेस पर जो फोर्स लगेगा उनके बताओ ये रेडियल कंपोनेंट जो अंदर की तरफ आ रहे होंगे सेंटर की तरफ, वो तो कैंसिल होंगे, और ये दोनों ऐड होंगे। यानी साइड सरफेस पर कोई हमसे कहे कि नेट फोर्स जो आएगा बताओ वो नेट फोर्स डाउन ही तो आएगा, और ये सारे फोर्स बताओ डाउन ही तो हैं। यानी पूरे साइड सरफेस पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो डाउन आ रहा है, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो रहे हैं। हम ये लेंगे इसके साथ ये लेंगे, यहां लेंगे इसके साथ ये लेंगे, ये रेडियल कंपोनेंट आपस में कैंसिल, राइट। अब जरा समझना बेटा, अब अगर हम आपसे कहें और बताओ यहां जो फोर्स लग रहा है ये इधर लग रहा है एफ बॉटम पे, इस एफ बॉटम और साइड सरफेस का जो रिजल्ट है दैट इज कॉल्ड वाइंसी। और बताओ वो किधर बचना चाहिए, ऊपर, तो ये बड़ा होगा और ये साइड सरफेस का फोर्स छोटा होगा। ये मत कहना कि ये और ये ऐड करके 2F कर दो, नहीं भाई, ये ऐड करके टोटल फोर्स बन गया साइड सरफेस का। तो हम देखो क्या लिखेंगे,
एफ बॉटम जो ऊपर की तरफ है माइनस एफ साइड सरफेस, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, और बचा हमारा फोर्स वाइन सी ऊपर की तरफ। ये ज्यादा है ये कम है, तो इनका जो रिजल्ट आया वो अप आया। यानी साइड सरफेस पे जो फोर्स लग रहा होगा, बताओ बेटा वो किधर की तरफ लग रहा होगा, वो वर्टिकली डाउन लग रहा होगा। रेडियल कंपोनेंट सब कैंसिल हो रहे होंगे। तो ये वाला फोर्स देखो क्या है, रो जी, रो लिक्विड जी, और यहां बताओ एच हाइट है, रो जी एच इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस एफ साइड सरफेस इक्वल टू वाइन सी, और वाइन सी है डेंसिटी लिक्विड पाई आर स्क्वायर एच जी बाई 3। ये वाइन सी है, क्योंकि वाइन सी कहता है कि डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम डूबा इंटू जी। जरा बेटा इसको इधर लाओ, तो एफ साइड सरफेस पर इसको इधर लाओगे तो बताओ ये 2/3 फैक्टर आएगा, डेंसिटी लिक्विड पाई आर स्क्वायर एच जी, और ये फोर्स आ रहा है किधर की तरफ, नीचे की तरफ। ये आएगा साइड सरफेस पर फोर्स, नोट कर लीजिए। यानी मैं तुमको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी बॉडी पर जो वाइंसी होता है वो हमेशा अप आएगा, बॉडी किसी भी शेप का हो उस पर वाइंसी हमेशा अप आएगा। और वाइंसी होगा डेंसिटी लिक्विड का वॉल्यूम समर्ज्ड इनटू जी। आगे बढ़े बेटा, अब देखिए जरा, अब जरा समझिए, अगर हम बात करें केस ऑफ फ्लोटिंग, केस ऑफ फ्लोटिंग, कोई भी बॉडी किसी लिक्विड में कैसे तैरती है, जरा इस बात को पहले समझना होगा। तो केस ऑफ फ्लोटिंग में जरा समझिए, ये मान लो कोई लिक्विड है और इसमें ये कोई बॉडी इतना डूब करके तैर रहा है ऐसे। इस बॉडी का मास m मान लो, इसकी डेंसिटी रो बॉडी मान लो, लिक्विड की डेंसिटी रो लिक्विड मान लो, ये जो वॉल्यूम है मान लो ये हाइट x है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन अगर a है तो a इंटू एक्स वॉल्यूम समर्ज्ड हो जाएगा। तो वॉल्यूम समर्ज्ड जो होगा वो a इंटू एक्स होगा। और ये टोटल हाइट अगर इस बॉडी का हम h मान लें, टोटल हाइट h मान लें, तो बताओ टोटल वॉल्यूम बॉडी का ये a इंटू एच हो जाएगा। क्लियर? अगर ये इस कंडीशन में तैर रहा है तो जरा बताओ, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और ये यहां पे तैर रहा, फ्लोट कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम में है ना, ये नीचे एक्सेलरेट करके जा रहा है ना ऊपर एक्सेलरेट करके जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 हुआ। तो हम बनाने चले इसका फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी ऑफ बॉडी, एफबीडी ऑफ बॉडी। तो इस बॉडी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखो जरा, नीचे की तरफ लगेगा mg, नीचे की तरफ लगेगा mg। mg कहां लगेगा, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मतलब मिड पर, जरा ध्यान देना, यहां पे लग रहा होगा mg, यानी ये हाइट h/2 पर mg लग रहा होगा। और जो वाइंसी लगता है, देखो ये वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जो वाइंसी लगता है वो सेंटर ऑफ वाइंसी पे लगता है,
और सेंटर ऑफ बायंसी होता डूबे हुए का मिड। तो डूबा ये था, तो यहां पर ये है सेंटर ऑफ बायंसी और ये डूबे हुए का मिड है x/2, क्योंकि डूबा हुआ x है तो डूबे हुए का मिड है x/2 और ये बायंसी लगेगा ऊपर की तरफ, ऐसे लग रहा है। और अगर ये नेचुरल फ्लोट कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन 0। बहुत अच्छे समझ लीजिए, जो mg लगता है वो टोटल हाइट के मिड पे और जो बायंसी लगता है वो डूबे हुए के मिड पर, यानी डूबा हुआ वॉल्यूम जो है उसका मिड पॉइंट जो है दैट इज सेंटर ऑफ बायंसी। तो बताओ ये अगर ये इस कंडीशन में तैर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, बायंसी ने इसके mg को बैलेंस कर लिया। यार ये तो वही बात हो गई कि एक ब्लॉक किसी टेबल पे रखा है, तो टेबल पे वो इक्विलिब्रियम में क्यों है, तो क्या बोलोगे, नीचे लग रहा उस पर mg, ऊपर लग रहा बायंसी, यानी नॉर्मल। वो अगर हम कहें एक ब्लॉक ऐसे टेबल पर क्यों रुका हुआ है, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, और हम कहेंगे नॉर्मल ने mg को बैलेंस कर लिया, एक्सेलरेशन 0। तो आप कहोगे n बराबर mg। ऐसे ही यहां पर कि बायंसी नॉर्मल की जगह बस यहां बायंसी आ गया, ये नॉर्मल वाई टेबल ऑन ब्लॉक था, ये बायंसी वाई लिक्विड ऑन ब्लॉक है। क्लियर, यानी जो सॉलिड में हम लोग मैकेनिक्स में नॉर्मल पढ़े थे वो यहां लिक्विड में बायंसी है। वहां टेबल ब्लॉक पर नॉर्मल लगाता था तो यहां लिक्विड ब्लॉक पर नॉर्मल लगा रहा है, दैट इज बायंसी। तो बताओ हम बायंसी क्या लिखते थे, डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम समर्ज्ड इनटू जी, मास क्या होगा डेंसिटी बॉडी वॉल्यूम पूरा बॉडी इनटू जी, जी कैंसिल। तो जरा देखो यहां पे डेंसिटी बॉडी अपॉन डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम समर्ज्ड अपॉन वॉल्यूम बॉडी, ये आ रहा है। अब अगर यहीं पे ऐसा हो जाए, यहीं पर अगर ऐसा हो जाए कि समर्ज्ड वॉल्यूम, या ऐसे बोलते हैं बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से अगर कम है, देखो बेटा अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो ये कम ये ज्यादा, तो ये कम ये ज्यादा, तो इसका मतलब होगा वॉल्यूम समर्ज्ड लेस देन वॉल्यूम ऑफ बॉडी, यानी वो बॉडी फ्लोट करती रहेगी। तो बॉडी का फ्लोटेशन कब होता है, जब बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होता है। उस केस में समर्ज्ड वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से हमेशा कम होगा, यानी वो बॉडी टोटल वॉल्यूम का कुछ पार्ट पार्शियली डूब करके फ्लोट करती रहेगी। कब, जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। अगर ऐसा हो जाता बॉडी डेंसिटी जस्ट इक्वल टू लिक्विड डेंसिटी, उस केस में बताओ क्या होता, तो बताओ जी ये अगर बराबर तो ये भी बराबर, तो समर्ज्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। इसका मतलब इस केस में भी बॉडी फ्लोट करता, लेकिन देखो ऐसे फ्लोट करता, ऐसे फ्लोट करता, ये बॉडी होता, ये वो बॉडी है, और ये लिक्विड देखो यहां तक ऐसे ऐसे फ्लोट करता। यानी बताओ बॉडी का टॉप सरफेस लिक्विड के टॉप सरफेस के सामने पूरा डूब करके तैरता रहता, वॉल्यूम डूबा हुआ टोटल वॉल्यूम के बराबर, यानी पूरा वॉल्यूम डूब जाता, ऐसे फ्लोट करता। और ऐसे फ्लोटिंग को बोलते हैं हम लोग वेयरली फ्लोटिंग, वेयरली फ्लोटिंग। तो वेयरली फ्लोटिंग कब होगा, जब बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर होगा, तो पूरा बॉडी डूब करके तैरता रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, नोट करिए इतना पहले। और बॉडी नेचुरल फ्लोट कब करेगा, जब बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से अगर कम है तो डूबा हुआ पार्ट समर्ज्ड पार्ट से हमेशा, डूबा हुआ पार्ट टोटल पार्ट से हमेशा कम होगा। अगर दोनों की डेंसिटी बराबर है तो बॉडी पूरा डूब करके तैरता रहेगा इस तरीके से। यानी देखो कितना पार्ट डूबेगा ये कौन डिसाइड करेगा, जरा समझो। बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी का आधा, मान लो लिक्विड वाटर है, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। हम एक बॉडी ऐसा लाए जिसकी डेंसिटी 500 kg पर मीटर क्यूब, तो ये बताओ 500 अपॉन 1000 हाफ आया,
तो ये भी हाफ, यानी सबमर्ज्ड पार्ट टोटल वॉल्यूम का आधा, तो वो बॉडी आधा डूब करके तैरती रहेगी। अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी का 80% है, ये अगर 800 ये 1000, तो ये बताओ 8/10, तो सबमर्ज्ड पार्ट टोटल वॉल्यूम का 80% होगा, यानी वो बॉडी 80% डूब करके तैरती रहेगी। बात समझ में आ रही है? देखो मैं यहां से बात समझा दे रहा हूं, इसे रब करते हैं बच्चों। जैसे हम आपसे कहें कोई बॉडी जिसकी डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब, हम आपको बता दें ये बॉडी है आइस, और वाटर लिक्विड इसकी डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सीसी, और ये 1000 है। तो जरा देखना, जब कोई आइस किसी वाटर में फ्लोट करता है, जब आइस वाटर में फ्लोट करेगा, तो देखो जरा रो बॉडी अपॉन रो लिक्विड बराबर वॉल्यूम डूबा हुआ अपॉन टोटल वॉल्यूम बॉडी का। तो ये देखो जरा 900 है, ये देखो 1000 है, और ये देखो समर्ज्ड पार्ट है अपॉन टोटल वॉल्यूम है 1 2 1 2। तो बताओ समर्ज्ड पार्ट टोटल वॉल्यूम का 9/10, इसका मतलब ये हुआ कि डूबा हुआ पार्ट आइस का पूरे वॉल्यूम का 90% होगा, 90%। यानी जब भी आइस वाटर में फ्लोट करती है तो उसका 90% वॉल्यूम डूबा रहता है और 10% वॉल्यूम बाहर रहता है। राइट? जैसे मैं तुम्हें फोटो से समझाने की कोशिश करूं कि ये मान लो आइस वाटर में अगर ऐसे फ्लोट कर रहा है, ये आइस है और ये वाटर है, और इसका ये टोटल वॉल्यूम है। मान लो टोटल हाइट h है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन a है, और ये डूबी हुई हाइट मान लो x है। तो पता है टोटल जो x है डूबा हुआ पार्ट, वो h का 0.9 होगा, 9/10 होगा, या ऐसे बोलते हैं a इंटू एक्स 0.9 टाइम्स a इंटू एच होगा, यानी वॉल्यूम समर्ज्ड 0.9 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस होगा। यानी पूरे आइस के वॉल्यूम का 0.9 90% पार्ट डूबेगा और ये 10% हाइट बाहर रहेगी। यानी अगर आइस का कोई ब्लॉक है, उसकी हाइट h है, तो ये 0.9 h अंदर होगा और 0.1 h बाहर होगा। यानी आइस जब भी वाटर में तैरेगा तो 90% डूब करके तैरेगा। यानी बताओ कोई भी बॉडी किसी लिक्विड में अगर फ्लोट करेगी, तो फ्लोट करने की पहली कंडीशन है कि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होना चाहिए। अब सवाल आता है कितना डूबेगा कितना बाहर रहेगा, तो ये डिसाइड इस बात से होगा कि उस बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी का कितना परसेंट है। अगर बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी का 90% है, तो 90% डूब जाएगा, 10% बाहर रहेगा। राइट? क्योंकि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी का रेशियो डूबा हुआ वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम का रेशियो के बराबर आ रहा है। तो जो उनकी डेंसिटी का रेशियो होगा वही समर्ज्ड और टोटल वॉल्यूम का रेशियो होगा। अगर किसी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी का आधा है, 50% है, तो डूबेगा भी आधा बाहर भी आधा। अगर किसी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी का 60% है, तो डूबेगा 60%, 40% बाहर रहेगा। आई थिंक क्लियर? नोट करिए। अब जरा देखिएगा, रब कर दें बच्चों, आप समझना यहां पर
जरा ध्यान दीजिए, मान लो हम आपसे कहें कुछ ऐसी बात कि केस ऑफ सिंकिंग देखते हैं जरा। केस ऑफ सिंकिंग, कोई भी बॉडी किसी लिक्विड में कब डूबती है? तो अंडरस्टूड है कि बॉडी का डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगा तो वो बॉडी डूब जाएगा, और डूबेगा तो बॉटम की तरफ एक्सेलरेट करके जाएगा। यानी फोटो कुछ ऐसा होगा, ये बॉडी होगा ऐसे, ये डेंसिटी बॉडी का, इसका मास हम m मान ले रहे हैं, ये डेंसिटी लिक्विड का, और ये बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करके जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है तो उसका जो mg है वो ज्यादा है। अब पूरा डूब करके भी जो वाइंसी बनेगा वो वाइंसी उसके mg को बैलेंस नहीं कर पाएगा। यानी अब बॉडी का जो डेंसिटी है वो इतना ज्यादा हो गया कि वाइंसी फोर्स जो बना वो उसके mg को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो बताओ मैं FBD बनाया अगर इसका, तो नीचे क्या लग रहा होगा? mg, ऊपर वाइंसी, एक्सेलरेशन के साथ नीचे। तो इक्वेशन बोलो क्या लिखोगे? mg माइनस वाइंसी इज इक्वल टू ma। mg माइनस वाइंसी इज इक्वल टू ma लिखा जाएगा। mg की वैल्यू की देखो क्या होगी? डेंसिटी बॉडी वॉल्यूम बॉडी का इंटू जी, माइनस वाइंसी देखो क्या होगा? डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम डूबा हुआ इंटू जी, बराबर मास हो गया डेंसिटी बॉडी वॉल्यूम बॉडी इंटू ए। जरा देखना, डेंसिटी बॉडी वॉल्यूम बॉडी इंटू जी माइनस डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम समर्ज्ड। बताओ जरा, अगर ये सिंकिंग का केस है, डूबा हुआ है, तो पूरा ही वॉल्यूम डूबा है, तो जो समर्ज्ड पार्ट होगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ टोटल बॉडी। तो ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा बॉडी का इंटू जी, बराबर डेंसिटी बॉडी वॉल्यूम बॉडी इंटू ए। जरा देखो बेटा, ये समर्ज्ड पार्ट हमने वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्यों लिख दिया? क्लियर है ना? ओके, अब समझो, यहां पर जरा गौर से देखिए, ये नंबर वॉल्यूम ऑफ बॉडी कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया डेंसिटी बॉडी माइनस डेंसिटी लिक्विड इंटू जी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी इधर लाए, बराबर ए। ये आएगा उस बॉडी का एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन से वो बॉडी नीचे की तरफ सिंक कर जाएगा और इस बॉटम पे जाके टकराने वाला है। बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, मान लो कोई बॉडी दो या तीन इमिसिबल लिक्विड उनका मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, उसमें फ्लोट कर रहा है। ठीक है, हमें कहा जा रहा है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन लिखिए। तो जरा समझते हैं। हटाने से समझना जरा बेटा, मान लो ऐसा हो जाए कि कोई भी बॉडी दो या तीन लिक्विड के, इमिसिबल लिक्विड हैं दो या तीन, उनमें ऐसे तैर रहा है। ऐसे मान लो कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है, ये सिलेंडर है मान लीजिए, ऐसे फ्लोट कर रहा है। ये हाइट x1, या इसको हम बोल दें चलो h1, ये मान लो h2 है, ये मान लो h3 है, ये मान लो h4 है। ठीक है, इस बॉडी का मास m है, ये रो1 डेंसिटी का लिक्विड, ये रो2, ये रो3 और ये रो4। अगर ये कोई सिलेंडर है, कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है और ऐसे फ्लोट कर रहा है, तो बताओ अगर ये तैर रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में है। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो बताओ, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ लग रहा होगा वाइंसी। नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ लग रहा होगा वाइंसी।
अब सवाल ये आ रहा है कि ये तैर रहा है तो इक्विलिब्रियम में होगा, एक्सेलरेशन 0। अब सवाल आ रहा है कि सर यहां वाइंसी कैसे लिखा जाए। तो देखो हम अपनी बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे। देखना, हमने आपको आज जब वाइंसी ड्राइव किया था तो हमने आपको क्या कहा था, इतना बताओ H1 ये H2 है, ये H3 है और H4 भी है थोड़ा ऐसे, और ये H4 है। हमें वाइंसी निकालना है। तो वाइंसी क्या होता था, लिक्विड के द्वारा बॉडी पे लगने वाला नेट नॉर्मल फोर्स। तो बताओ इधर से जो फोर्स लग रहा होगा वो तो होगा PATM इंटू एरिया ओनली, इसे हम F1 कहते हैं। अच्छा, इधर से जो फोर्स लग रहे होंगे वो आपस में कैंसिल हो रहे होंगे, ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहे होंगे, साइड सरफेस वाले रेडियली होंगे, ये तो सब कैंसिल हो रहे होंगे। लेकिन यहां जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा F2। और बता वो कितना होगा, यहां का प्रेशर। तो यहां का प्रेशर देखो बेटा कैसे लिखेंगे, यहां प्रेशर कितना PATM, और ये रो1 लिक्विड में डूबा है। ये लिक्विड बताओ यहां तक रो1, यहां तक रो2, ये रो3 और ये रो4। तो बताओ यहां जो ग्रेडियंट होगा वो रो1 जी। तो हम यहां का प्रेशर लिखना चाहते हैं, तो यहां शुरू करो PATM, चौथों में इधर लिख दें। ये जो F2 होगा, ये F2 है। F2 की वैल्यू देखो क्या होगी, PATM प्लस यहां रो1 जी H1, रो2 जी H2, रो3 जी H3, रो4 जी H4 इंटू एरिया। बताओ भाई, हमने बॉटम का पहले प्रेशर निकाला, इंटू एरिया कर दिया। अब देखो ये वाले फोर्स तो आपस में ही कैंसिल हो गए साइड सरफेस पर। तो बताओ नेट फोर्स ऊपर की तरफ बचना और उसी का नाम बाइंसी है। तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो F2 माइनस F1। तो बताओ F2 माइनस F1 अगर हम करें यहां पर, तो देखो F2 माइनस F1 अगर करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा रो1 AH1 जी, रो2 AH2 जी प्लस रो3 AH3 जी प्लस रो4 AH4 जी। तो कुछ लोग पता क्या कहते हैं कि सर इस mg को वाइंसी ने बैलेंस किया। देखना अब वाइंसी को कुछ लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि रो1 में कितना डूबा है AH1, तो रो1 वॉल्यूम समर्ज्ड इन लिक्विड 1 इंटू जी, रो2 वॉल्यूम समर्ज्ड इन लिक्विड 2 इंटू जी, रो3 वॉल्यूम समर्ज्ड इन 3 लिक्विड इंटू जी, रो4 वॉल्यूम समर्ज्ड इन लिक्विड 4 इंटू जी बराबर mg। ये बन गई इक्वेशन। अब सोचो, तो रो1 वॉल्यूम समर्ज्ड पहले वाले में कितना AH1, एरिया क्रॉस सेक्शन A मान लो AH1, रो2 वॉल्यूम समर्ज्ड AH2, रो3 वॉल्यूम समर्ज्ड AH3, रो4 वॉल्यूम समर्ज्ड AH4 इंटू जी बराबर mg। ये आ गया हमारा वाइंसी, ये वाइंसी लिखा है। तो देखो लोग रट ऐसे लेते हैं कि अगर कई मिसिबल लिक्विड है और वाइंसी लिखना है तो पहला लिक्विड पहले लिक्विड में डूबा हुआ वॉल्यूम इंटू जी, दूसरा लिक्विड दूसरे लिक्विड में डूबा हुआ वॉल्यूम इंटू जी, तीसरा लिक्विड तीसरे लिक्विड में डूबा हुआ वॉल्यूम इंटू जी, चौथा लिक्विड डूबा हुआ वॉल्यूम इंटू जी। लेकिन सच्चाई पता क्या है, सच्चाई ये है कि हमने इस बॉडी पर ऊपर जो फोर्स F1 नीचे F2 माइनस F1 करा, तो देखो बताओ ये वही आ रहा रो1 AH1 जी, रो2 AH2 जी, और उसको हमने ऐसे लिखा। तो वास्तव में डेरिवेशन इसका ये है, लेकिन लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि वाइंसी लिखना है तो जिस लिक्विड की डेंसिटी उसमें डूबा हुआ इंटू जी, दूसरा लिक्विड दूसरे लिक्विड में डूबा हुआ वॉल्यूम इंटू जी, तीसरा लिक्विड तीसरे लिक्विड में डूबा हुआ वॉल्यूम इंटू जी, चौथा लिक्विड चौथे लिक्विड में डूबा हुआ वॉल्यूम इंटू जी। आई थिंक क्लियर, नोट करें।
नोट करो बच्चों। रफ कर दें, बताइए भाई, रफ कर दिया जाए? ओके। एक बात ध्यान रखिए, वॉयंसी जो है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वॉयंसी अप होता है, अपवर्ड। सच्चाई पता क्या है? वॉयंसी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस और अपोजिट टू जी इफेक्टिव। वॉयंसी की जो डायरेक्शन होती है, मैं यहां साफ करूं, वॉयंसी इज ऑलवेज perpendicular to free surface, perpendicular to free surface और opposite to G effective, राइट? जो वॉयंसी है वो हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर और जी इफेक्टिव के अपोजिट होता है। मतलब समझो जरा क्या है, अगर कोई लिक्विड किसी कंटेनर में ऐसे स्टेशनरी है, ये कंटेनर रुका हुआ है, तो फ्री सरफेस देखो ऐसे होता है, और इसमें कोई बॉडी ऐसे फ्लोट करता है, तो इसमें देखो mg ऐसे लगता नीचे, और जो वॉयंसी है वो ऐसे लगता है इस फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर और अपोजिट टू जी फैक्टिव। यहां जो जी फैक्टिव है वो केवल g है, और ये वॉयंसी ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा था कि वॉयंसी अप लगता है। ध्यान देना, अगर ये कंटेनर ऐसे ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लगे ए नॉट से, तो बताओ बेटा, यहां जो जी इफेक्टिव होता है वो जी प्लस ए नॉट होता है, जी प्लस ए नॉट। किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो फ्री सरफेस ये अभी भी हॉरिजॉन्टल, और कोई बॉडी ऐसे है, तो इस पर देखो नीचे mg लग रहा है। अगर हम प्रॉब्लम करें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऊपर वॉयंसी लग रहा है, वॉयंसी जी इफेक्टिव के अपोजिट और फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर, और इक्वेशन लिखेंगे वॉयंसी माइनस mg बराबर m इंटू ए नॉट। और पता है यहां जो वॉयंसी को लिखेंगे हम डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम डूबा हुआ इंटू जी इफेक्टिव माइनस mg बराबर m ए नॉट। तो बहुत अच्छे समझ लो, वॉयंसी का जो एक्सप्रेशन अभी तक हम लोग पढ़ के आए थे कि डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम समर्ज्ड इनटू जी, वास्तव में वहां पे जी इफेक्टिव होता था, और वॉयंसी की डायरेक्शन हमेशा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होती है और फ्री सरफेस जी इफेक्टिव के अपोजिट होती है और फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मैं तुमसे कहूं एक कंटेनर अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करा दिया जाए ऐसे ए नॉट से, तो बताओ इसका जो फ्री सरफेस होता है वो ऐसे हो जाता है। याद करो, फ्री सरफेस ऐसे, याद करिए जी इफेक्टिव, इसमें बॉडी ऐसे तैरेगा। याद करो यहां जो जी इफेक्टिव आता था, याद है कुछ? यहां समझा दें, इधर की तरफ आता था ए नॉट, इधर आता था, सॉरी इधर आता था जी, और इधर आता था ए नॉट, तो इधर आता था जी इफेक्टिव। इस सवाल की कर रहा हूं बात, और ये जी इफेक्टिव होता था रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। तो पता है
इस बॉडी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इधर लग रहा होगा mg इफेक्टिव और इसके इसके अपोजिट ऐसे फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर यहां लगेगा वाइंसी। वाइंसी हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर अपोजिट टू जी इफेक्टिव, ये बात याद रखिएगा। फ्री ये ना समझ लेना, वाइंसी हमेशा अब लगता है। वाइंसी अब तब लगता है जब कंटेनर या तो रेस्ट में है या ऊपर नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट करेगा तो फ्री सरफेस इंक्लाइंड हो जाती थी, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, और इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा वाइंसी। और वाइंसी का एक्सप्रेशन होता है ये कि डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम समर्ज्ड इनटू जी इफेक्टिव। खैर क्लियर करिए, पहले इतनी बात समझ में आती है? चलिए एक सवाल लिखिए। एक क्वेश्चन लिखें। ए फ्लोटिंग राफ्ट, फ्लोटिंग राफ्ट, राफ्ट का मतलब एक वुडन पीस है, लकड़ी का एक टुकड़ा है जो फ्लोट करके जा रहा है। लेकिन फ्लोटिंग राफ्ट ऑफ मास 60 kg, ए फ्लोटिंग राफ्ट ऑफ मास 600 kg लिखिए, 600 kg। ए फ्लोटिंग राफ्ट ऑफ मास 600 kg हैज 7 centimeter of its thickness, has 7 centimeter of its thickness submerged यानी 7 सेंटीमीटर वो डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है, राइट। फुल स्टॉप वाले लिखें। when a boy stand on the raft, when a boy stand on the raft, अब एक लड़का, कोई बॉय है, वो उस राफ्ट पर लकड़ी के पीस पे खड़ा हो जा रहा है। when a boy stand on the raft, कॉमा करके लिखें, 8.4 centimeter are submerged, 8.4 centimeter are submerged. Find mass of the boy, find mass of the boy। आपको लड़के का मास बताने को कहा गया है। फाइंड मास ऑफ द बॉय। सवाल पढ़ लीजिए पहले, फिर ट्राई करते हैं। समझिए जरा, सवाल में कह रहे हैं कि एक वुडन राफ्ट है, ये मान लो रिवर है, ध्यान दीजिए। इसमें एक राफ्ट जो है वो तैर रहा है, ऐसे ऐसे तैर रहा है मान लो। इसका 7 सेंटीमीटर पार्ट ऑलरेडी डूबा हुआ है और इसका जो मास दिया है वो है 600 kg, ऐसे तैर रहा है। तो पहले चलो हम इसका एफबीडी बनाते हैं कि ये क्यों तैर रहा है। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो क्या इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए? तो हम बताओ लिखेंगे, इस पर नीचे mg लग रहा होगा 600g, ऊपर बाइंसी लग रहा होगा, और ये जो बाइंसी आया होगा अपथ्रस्ट। बताओ फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो बाइंसी अप लगेगा, और जो अपथ्रस्ट होगा वो 7 सेंटीमीटर के डूबने की वजह से लगेगा। हमने मान लिया इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए मान ले रहे हैं, तो बोलेंगे वाइंसी ने इसके mg को बैलेंस किया। वाइंसी हुआ डेंसिटी वाटर का, वॉल्यूम डूबा हुआ, इंटू जी बराबर mg 600 इंटू जी। तो डेंसिटी वाटर का ऐसे रहने दो, वॉल्यूम डूबा हुआ a इंटू
7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 10⁻², बराबर 600 जी। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो दूसरी इक्वेशन में देखो बेटा क्या है, अब कह रहे हैं उसी राफ्ट पर एक कोई बॉय, इस बॉय का मास हमने m मान लिया और इस राफ्ट का मास है 600 kg। हमको इस लड़के का मास निकालना है। अब ये अभी भी तैर रहा, डूबा नहीं है, अभी भी तैर रहा, लड़का इस पे खड़ा हो गया, फिर भी ये तैर रहा है। लेकिन अब जो डूबा हुआ पार्ट है, वो डूबा हुआ पार्ट अब 7 सेंटीमीटर ना होके 8.4 सेंटीमीटर है। अब की बार डूबा हुआ पार्ट 8.4 सेंटीमीटर हो गया। तो बताओ बेटा फिर से इक्वेशन क्या लिखेंगे, नीचे की तरफ 600 जी, ऊपर की तरफ नया बाइंसी एफ बी डैश, और ये बताओ अभी भी इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन 0। तो मैं बताओ फिर से लिखूंगा, यहां पर यही लिख दें, एफ बी डैश ने, यहां लिख दे रहा है, एफ बी डैश ने किसको बैलेंस किया, 600 जी प्लस बॉय का एम जी, लड़के का वेट और राफ्ट के वेट को बैलेंस किया। नया बाइंसी होगा डेंसिटी वाटर वॉल्यूम समर्ज्ड ए इंटू 8.4 इंटू 10⁻² इंटू जी बराबर, ठीक है। और ये बताओ हो जाएगा 600 जी प्लस एम जी, और एम बताइए जो निकालना है हमको, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलो इस वैल्यू को हम यहां लिख रहे हैं, इसके नीचे ध्यान से देखिए। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो जरा बेटा। इक्वेशन नंबर 2, दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दीजिए। तो सब कुछ कट रहा है मुझे, तो देखो यहां 8.4, ये नीचे 7 बराबर, वहां देखो 600 प्लस एम, और नीचे 600 दिख रहा है, ये हुआ 1.2। तो 1.2 इंटू 600 बराबर 600 प्लस एम, ठीक है। तो ये हुआ 720, 600 प्लस एम। तो उस बॉय का जो मास है वो 120 केजी आ गया। ये जो लड़का उस पर राफ्ट पे खड़ा हुआ था, उसका मास 120 केजी, थोड़ा हैवी बॉय है, हष्ट पुष्ट है, मोटा ताजा है, 120 केजी, राइट। इतना मास उस बॉय का निकल के आ रहा है। आप इसे नोट करिए। नोट कर लें आप लोग। तो आज मैं यही रोक रहा हूं, एक क्लास में इसमें और लूंगा इस पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर न्यूमेरिकल और कुछ पार्ट और हम आपको बताएंगे। एक क्लास और लगेगी, उसके बाद हाइड्रोडायनेमिक्स में हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो आज बेटा मैं यही रोक रहा हूं, अगली क्लास जो कल होगी उसमें इसकी प्रैक्टिस होगी। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल ही आएगा, ये जान लीजिए आप, ठीक है। तो कल की क्लास जरूर करेंगे। ओके बाय। और एक बात हम आपको बता दें कि मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं 2022 के लिए, 11th का और 12th का। तो आपके जो जूनियर्स हों उन्हें आप सूचित कर देंगे, और वो नया बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसकी लाइव क्लास
मैं अपने ऐप के थ्रू लूँगा लाइव क्लास, और उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी उनको दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे उनकी क्लास नहीं होगी, उनकी ऐप के थ्रू लाइव क्लास होगी। ठीक है, तो आप उन्हें जरूर बता दें। और आपका फ्लूइड सेमीकंडक्टर इधर यूट्यूब पे चलता ही रहेगा, और उधर अब इलेक्ट्रो का असाइनमेंट बन रहा रिवीजन का, जैसे बनेगा हम वो भी आपको देते हैं। ठीक है बेटा, ओके।